welcome to this particular video on CUET examination. In this particular video, we'll be covering the topic logical reasoning. तो इसमें हमने कुछ samples और questions रखे हैं आपके logical reasoning के segment से. इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स सच एज एनालिटिकल पजल्स, कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चंस हैं, डायरेक्शन सेंस है, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस और भी मज़ेदार क्वेश्चंस हैं. इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल द डिफरेंट टॉपिक्स दैट आर आस्क्ड इन द लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट. गैट में जो एक सेगमेंट होता है लॉजिकल रीजनिंग का, उसको अपने लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं. वी वुड बी प्रोवाइडिंग दीज वीडियोज़ प्रोबेबली एवरी डे. ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट with the first question. But how do you start with these questions? देखो, एक बेसिक फंडामेंटल होगा. फॉर एवरी क्वेश्चन आपने इसको पॉज करना है वीडियो को और खुद से ट्राई करना है. ऑलराइट, दिस वुड बी कॉमन फॉर एवरी क्वेश्चन, एवरी स्लाइड दैट यू वुड बी गेटिंग. चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन, आई फील दिस इज फ्रॉम एनालिटिकल पजल्स. लेट्स सी व्हाट इज द गिवन डेटा हियर. Answer the following question based on the following information. Each radio transmits a frequency that is at least 10 cycles more or less than that of another. Station A is 10 cycles lower than station B. And then there are certain information regarding the different stations. So what we can do is, we can draw a line which would denote the different positioning of the different stations. और कहीं पे भी मैं पॉइंटर से स्टार्ट कर लेता हूँ अपने क्वेश्चन को. लेट्स से आई पुट बी स्टेशन हियर. ओके, स्टेशन ए इज 10 साइकिल्स लोअर देन बी. लेट्स से दिस डिनोट्स 10 साइकिल, तो यहाँ पे ए आ गया. स्टेशन बी इज 20 साइकिल्स लोअर देन सी. 10 and 10 more. Here is C. Alright. चलो नेक्स्ट. स्टेशन डी इज 50 साइकिल्स हायर देन ई. देखो, दो मिसिंग एलिमेंट है यहाँ पे, डी भी है ई भी है. डी एंड ई के बारे में कोई डेटा नहीं गिवन है, तो मैं आगे बढ़ूंगा. ई इज 10 साइकिल्स हायर देन एफ. अगेन वी हैव टू मिसिंग डेटा और टू मिसिंग स्टेशंस, सो वी नीड टू मूव फॉरवर्ड. नाउ इन दिस मैनर, अगर मैं लास्ट वाले लाइन पे जाता हूँ, मुझे क्या दिख रहा है? स्टेशन एफ is 30 cycles lower than B. B is a familiar data. इसे यूज कर लो. क्या बन सकता है बताओ? 30 lower than B. 30 lower than B means somewhere around here 10 more and 10 more. Here is F. देख लो, F is 30 less in total. Now we have F. Now let's put E. E is 10 cycles higher. E is 10 cycles higher. एंड डी इज 50 साइकिल्स हायर देन ई. 50 इससे आगे जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास हो गया 40, 10 मोर. सो यू वुड बी प्लेसिंग डी हियर. डी इज 50 साइकिल्स हायर देन ई. नाउ वंस वी आर डन विथ सॉल्विंग द पजल, इससे फॉलो जितने क्वेश्चन होंगे, लेट्स से 1, 2, 3, 4 and 5, these questions can easily be solved. इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा. Within no time you can solve these questions. It's all about how easily you can solve the puzzle. Once you are done with the puzzle, तो ये difficult बिल्कुल नहीं है. चलिए देखते हैं. If A were to reduce by 10 cycles, A को 10 साइकिल पीछे लेके चले जाओ, किसके साथ ओवरलैप कर जाएगा? Obviously with E. Option A. Moving on. The difference between A and F. A and F के बीच में कितने का डिफरेंस है? A and F के बीच में, tell me what is the gap between A and F? 20 cycles. Option C. Next. Which station is 10 cycles higher than F? E is 10 cycles higher than F. It's given in the data. Option D, but station E. देख रहे हो कितना आसान है? हाँ. Once I'm good with the solution of my analytical puzzle. Which of the two statements about an additional station R could be true? Okay, let me just draw the diagram here, then it would be easier. ये सारे 10 के साइकिल्स पे, starting with F, then we have E, और मैं एक बार यहाँ पे चेक कर लेता हूँ क्या क्या है. A, B, blank, C, D.
A, B, then we have a blank, then we have C, and then we have D. Okay. R operates on a frequency between A and B. देखो ये सारे 10 पे हैं. ऑलराइट 10 के गैप पे एक पहला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. Each radio station transmits on a frequency that is at least 10 cycles more or less than that of another one. तो A और B के बीच में 10 का मिनिमम गैप है और इसके बीच में कोई और स्टेशन नहीं आ सकता है. स्टेशन आर ऑपरेट्स ऑन अ फ्रीक्वेंसी बिटवीन A and B. This is absolutely false. We are looking out for what is true. Okay, R operates on a frequency between B and C. Yes, it could be a possible value. Right, this could be a possible one. Both A and B ये तो गलत हो गया because A is wrong. R operates on a frequency between C and D. Again, between C and D, as you can see यहाँ पे possible ही नहीं है तो ये भी गलत हो गया. Option B is the correct choice. Again, एक बार मेरा डायग्राम बन चुका है तो ये भी difficult बिल्कुल नहीं है. Moving on. What is the order of the stations from the highest frequency to the lowest? High to low. High we have placed here. High we have placed here. So high to low would be somewhat like this. See, E is 10 cycles higher, D is 50 cycles higher. So D is the highest. So any one that is starting with D and ending with F. Starting with D, ending with F, we have this one. Option D is the correct fit. I feel this is clear. समझ पा रहे हो? 5 क्वेश्चन डन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. कितने सही हुए तुम्हारे? चेक करते चलो. ऑल्सो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज प्रोबेबली दिस इज द फर्स्ट वीडियो दैट यू वुड बी सीइंग. तो तुम्हें हर क्वेश्चन के साथ वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है. मेक इट अ पॉइंट कि तुम डेली रात को बैठो बिकॉज वी वुड बी अपलोडिंग दीज वीडियोज अराउंड 9 और 10. तुम इसे प्रैक्टिस कर लो. मेक इट अ पॉइंट दैट यू बी disciplined on this part. Okay. It's a question on direction sense. चलिए देखते हैं. The door of my house faces east and I walked 100 meters from my back door. देखो general directions यहाँ पे draw कर दे रहा हूँ. 4 major directions. This is north, this is south, this is east and this is west. The door of my house is facing east और मैं बैक डोर से निकल रहा हूँ मतलब मैं वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ. कितना जा रहा हूँ? आई एम गोइंग 100 meters. डन. देन आई टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 100 meters अगेन. देखो मैं वेस्ट को फेस कर रहा हूँ अभी. राइट, मैं वेस्ट को फेस करते हुए अगर राइट जाऊँ तो मैं ऊपर जाऊँगा ना. सो आई गो अगेन 100 meters हियर. नाउ आई एम फेसिंग नॉर्थ. Then I take a left turn and I walk for 50 meters and reach a point X. सबको अपने X के पास जाना है. 50 meters reaching X from my house. Okay. अब question क्या है? In which direction am I from the starting point? From the starting point इसका मतलब ये है कि रेफरेंस पॉइंट जो होगा जहाँ से मुझे देखना है. देखो अगर ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता कि मैं अभी किस डायरेक्शन को फेस कर रहा हूँ तो मैं वेस्ट को फेस कर रहा हूँ. ये सिंपल क्वेश्चन है. लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब तुम रेफरेंस पॉइंट बनाओ इस स्टार्टिंग पॉइंट को, यहाँ से देखना स्टार्ट करो और बताओ मैं कहाँ पे दिख रहा हूँ तुम्हें. दैट इज़ वॉट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन में रेफरेंस पॉइंट ढूंढना होता है और जनरली वो फ्रॉम के बाद वाला पार्ट होता है. फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है? स्टार्टिंग पॉइंट. सो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट. यहाँ से देखो और बताओ ये क्या दिख रहा है आपको. देखो अगर मैं इस तरफ एक्सटेंड कर जाऊँ तो ये वेस्ट है, ऊपर चले जाओ तो ये नॉर्थ है और एक्स नॉर्थ वेस्ट पे दिख रहा है क्लियरली. ऑप्शन ए इज द करेक्ट फिट. क्लियर? मूविंग ऑन. If P is to the south of Q and R is to the east of Q, in which direction is P with respect to R? Let's solve. Again, we have a direction sense question. देखते हैं. P is to the south of Q. Q यहाँ पे, P is somewhere around here. और ऐसे questions में
जनरली अजम्पशन जाता है कि वी टेक दीज इक्वल यूनिट्स, दीज टू बी इक्वल यूनिट्स, ऑलराइट। आर इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू, तो यहाँ पे भी मैं इक्वल यूनिट्स ले रहा हूँ। हियर इज आर। नाउ रीड द क्वेश्चन केयरफुली। पी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू, तो ये मेरे लिए पॉइंटर बन गया विद रिस्पेक्ट टू क्या, आर से देखो, मतलब यहाँ पे पॉइंटर लगाओ और यहाँ से देखना स्टार्ट करो, बताओ पी तुम्हें कहाँ पे दिख रहा है। तो अगर तुम जनरल पॉइंटर बनाते हो तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ नहीं है, ये साउथ की तरफ नहीं है, ये साउथ वेस्ट की तरफ दिख रहा है क्लियरली। अगेन ऑप्शन ए। तो देखो ये दो क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन जो तुम्हारे डायरेक्शन सेंस कहीं ना कहीं क्लियर हो रहे हैं। एक बेसिक पॉइंटर बता दे रहा हूँ, whenever you take a left turn or a right turn in direction sense, you are actually covering 90 degrees, ठीक है। तो अगर हाफ लेफ्ट टर्न ले रहे हो या हाफ राइट टर्न ले रहे हो RT, तो तुम 90 के आधा कवर कर रहे हो, विच इज 45 डिग्रीज। तो इनमें कोई कंफ्यूजन मत रखना, क्लियर है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑन कोडिंग डिकोडिंग, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके आंसर यार 5 सेकंड में बनते हैं, 5 सेकंड से भी कम में बन जाएंगे। हाँ, और अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो 5 सेकंड में तो ज़रूर बनेंगे, चांसेस हैं गलत हो सकते हैं। देखो इनको दो टाइप में कैटेगराइज किया जाता है। टाइप 1 इज़ वेयर वी डील विद द कीवर्ड इज कॉल्ड, इज नोन एज एंड एवरीथिंग एल्स, दैट इज कोडेड एज, जैसे यहाँ पे गिवन है A is coded as B, B is coded as C, C is coded as D, ऐसा ऐसा कुछ चलते जाएगा। तो टाइप 1 इज wherein the keyword is coded as और is known as या फिर is called as, ऐसा कुछ, ठीक है। इन केसेस में क्या किया जाता है पहले उसे समझते हैं। देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पूरे यहाँ से रीड करना कभी नहीं, इनको इग्नोर करो और आप डायरेक्टली क्वेश्चन से रीड करो। व्हाट विल बी द कोड फॉर द थिंग दैट सेटिस्फाइज आवर हंगर, तो पहले ये क्वेश्चन जो है ना इसे आंसर कर दो। इसका कोई जनरल आंसर बनता है क्या, व्हाट सेटिस्फाइज आवर हंगर इन जनरल, प्लीज बी जनरलाइज्ड अबाउट दीज क्वेश्चंस। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई तो आप पिंक, येलो एंड ब्लू में कंफ्यूज कर रहे हो। इट शुड ऑलवेज बी ब्लू, बिकॉज एक जनरलाइज्ड आंसर वही होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलवेज देयर इज अ जनरलाइज्ड क्वेश्चन जिसका एक जनरलाइज्ड आंसर बनता है। तो इसका आंसर क्या बन रहा है, फूड। अब मजेदार चीज स्टार्ट होती है, आपको एलिमेंट मिल गया फूड। अब आपने इस कीवर्ड के वजह से फॉरवर्ड मूव करना है फूड से। तो फूड इज कोडेड एज, क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर। फूड से आप आगे जाओगे तो आपको कंप्यूटर दिखेगा, राइट। तो अगर आप फूड बोलना चाह रहे हो, फूड नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, फूड इज कोडेड एज कंप्यूटर। So computer would be my correct answer. I feel this is clear. Type 1 of these type of question wherein the keyword is coded as, is known as, is called as, ऐसे कुछ। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है, फॉरवर्ड मूव करना होता है इन कीवर्ड्स के केसेस में, ये ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट बनाते हैं, और नेक्स्ट में मैंने बस कीवर्ड को हल्का सा चेंज कर दिया। इस बारी मेरे लिए कीवर्ड क्या है, सेम क्वेश्चन है लेकिन देखो मेरा कीवर्ड चेंज कर रहा है। दिस इज नोन एज टाइप 2, और बस ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। टाइप 2 वेर इन द कीवर्ड इज मीन्स। अगर मीन्स होता है तो मैं बैकवर्ड्स जाऊंगा बस, और कुछ नहीं दिमाग में रखना, बस इतना दिमाग में रखना, और इसे सेम एज इट इज जैसे तुम प्रीवियसली सॉल्व करते हो उसी तरीके से सॉल्व करो। व्हाट विल बी द कोड फॉर द थिंग दैट सेटिस्फाइज आवर हंगर, इट इज फूड। लेकिन इस बार मुझे फूड से वापस जाना है, तो फूड से वापस आओगे तो एयर मिल जाएगा। सो अगर तुम फूड बोलना चाह रहे हो तुम एक्चुअली में एयर बोलना चाह रहे हो। बैकवर्ड कब होगा, इफ ओनली द कीवर्ड इज मीन्स। मीन्स के केस में बैकवर्ड जाता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट फिट। क्लियर है, ये दो चीजें हैं
इनमें कंफ्यूज मत करना, ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, इनको 5 सेकंड में अटेम्प्ट करना और आगे बढ़ जाना। चलो मूविंग ऑन। व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव लीप ईयर्स? मैक्सिमम गैप पूछा है। देखो जनरली वी हैव एन आइडिया कि लीप ईयर्स आर एट अ गैप ऑफ 4 years, विच इज ऑल्सो ट्रू, विच इज नॉट रॉन्ग, ठीक है। बट देर आर सर्टेन लीप ईयर्स विच आर सेंचुरी लीप ईयर्स। सेंचुरी लीप ईयर्स मतलब कोई भी ईयर ले लो जो सेंचुरी ईयर है, जैसे 2000, 1900, दीज आर ऑल सेंचुरी ईयर्स। 1800, 1700, 1600, 1500, ये सारे सेंचुरी ईयर्स हैं। अच्छा, इनमें से यार सिर्फ 2000 अभी जितने मैंने लिखे हैं उनमें से 2000 और 1600 ही सेंचुरी वाले लीप ईयर्स है। इसका मतलब ये है कि इनमें ही 366 डेज है, यानी February 29 का है। अगर आप 1900 के कैलेंडर पे देखो, मतलब ईयर इज 1900, उसमें 29 Feb नहीं होगा। ऑल्सो फॉर 1800, ऑल्सो फॉर 1700 एंड ऑल्सो फॉर 1500। तो सेंचुरी लीप ईयर्स कुछ लिमिटेड ही हैं, और अभी तक कितने हो चुके हैं? सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 400, 800, 1200 एंड देन वी हैव these two which is 1600 and 2000। तो मेरे से पूछा जा रहा है मैक्सिमम गैप क्या बन सकता है। इन जनरल 4 दिखता है हर 4 साल के बाद, लेकिन अगर मैं एक ऐसा सीक्वेंस ले लूँ, लेट्स से 1896 एक लीप ईयर है, और इसके बाद 1897, 1898, 1899, 1900 as you know is not a leap year, it's a normal year। 1901, 1902, 1903, 1904, मतलब ये भी एक लीप ईयर है। आप देखो 2 कॉन्जिक्यूटिव लीप ईयर्स या सक्सेसिव लीप ईयर्स मैंने कंसिडर करे, लेकिन गैप कितने का आ गया? 8 ईयर्स का, और यही मैक्सिमम गैप बन जाता है। मैक्सिमम गैप इज 8 ईयर्स। मिनिमम गैप कितना बनेगा? मिनिमम गैप ऑल्दो पूछा नहीं जाएगा, बट दैट इज 4 ईयर्स। इन बिटवीन कोई और गैप होगा क्या मैं अगर आपसे पूछूं कि लीप ईयर कोई 2 अगर मैं कंसिडर करूं, सक्सेसिव और कॉन्जिक्यूटिव, तो उनके बीच में कितने का गैप हो सकता है? तो या तो 4 साल का होगा, और अगर 4 का नहीं हो रहा तो डायरेक्टली 8 का होगा। इन बिटवीन कोई और गैप नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज 8 ईयर्स। आई होप यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ कि सेंचुरी लीप ईयर्स क्या होते हैं। यहाँ पे मेरे लिए रूल चेंज कर दिया। फॉर लीप ईयर्स मैं इसे डिवाइड करता हूँ 4 से, तो चेक करता हूँ, लेकिन सेंचुरी लीप ईयर्स के केस में इसे 400 से चेक करता हूँ डिवाइड करके। क्लियर है? ये 2 चीज़ों पे आपको काम करना है। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो प्लेलिस्ट में जाओ, कैलेंडर के वीडियो को एक बार ही रिवाइज कर लो, वहाँ पे हमने एक्सटेंसिवली इन चीज़ों पे बात करी है, और भी चीज़ों पे बात करी है। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन। Abhishek celebrates his birthday on 29th Feb 2004, which is a Sunday. In the next 75 years, how many more birthdays will he celebrate on a Sunday? Again, ये कैलेंडर से बेस्ड क्वेश्चन है। ऑलराइट, अच्छा एक बार क्वेश्चन को समझते हैं क्या लिखा हुआ है। Celebrates his birthday on 29th Feb 2004, which is a Sunday. How many more birthdays will he celebrate? तो यार देखो 29th Feb 2008 में भी मैं सेलिब्रेट करूँगा, 29 Feb 2012 में भी सेलिब्रेशन होगी, 29 Feb 2016 में भी होगी। आई होप यू गेट द आइडिया। एवरी 4th ईयर। अगर क्वेश्चन यहाँ तक लिमिटेड हो तो, और मुझे पूछा है कितनी बारी होगा, तो मैं इस तरीके से इसे 4 के मल्टीपल्स पे काउंट करके बता सकता हूँ। बट देयर इज अ कैच हियर। वो कैच ये है, हाउ मेनी मोर बर्थडेज विल ही सेलिब्रेट ऑन अ संडे। और संडे किस दिन था? फर्स्ट जो गिवन डेट है, दैट इज 29 Feb 2004। इस पर्टिकुलर डेटा से ये समझ में आता है कि इट इज़ अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेम कैलेंडर ईयर्स। अब ऐसे क्वेश्चंस को मैं बेसिक रूल से फॉलो करता हूँ, जैसे फॉर द गिवन ईयर विच इज़ अ लीप ईयर, अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा ईयर नेक्स्ट ईयर होगा विच विल ऑल्सो हैव द सेम कैलेंडर एज दिस पर्टिकुलर ईयर,
तो मैं इसमें 28 ऐड कर दूंगा। अगर मेरा रिजल्टेंट ईयर भी एक लीप ईयर है तो इन दोनों के लिए कैलेंडर सेम हो जाएगा। ये रूल है लीप ईयर का। नॉन लीप ईयर के लिए रूल क्या है, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ। नॉन लीप ईयर अगर गिवन है उसमें आपको 11 ऐड करना होता है, और एक अगर नॉन लीप ईयर बन गया तो इन दोनों के लिए कैलेंडर सेम हो जाता है। ये रूल पे बात हो गई। एक्सेप्शन क्या है वो मैं अभी बात ही नहीं करूँगा, बिकॉज उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अभी आप इतना समझो कि आपने 28 ऐड करना है एग्जिस्टिंग और गिवन लीप ईयर में। अगर एक नया ईयर जो बनता है वो भी लीप ईयर है, मतलब उसका नेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये दोनों सेम कैलेंडर वाले ईयर्स हैं। सेम कैलेंडर वाले ईयर्स का मतलब क्या है कि ईच डे फॉल्स ऑन द सेम डे एज द प्रीवियस ईयर। चलिए यहाँ पे मेरे लिए ईयर कौन सा है, 2004। इस पे मैं 28 ऐड करता हूँ, कितने बन गए, 2032। अगेन मैं इस पे 28 ऐड करता हूँ, कितने बन गए, 2060। अगेन मैं 28 ऐड करता हूँ, ये बन गए 2088। ओके, मुझे जाना है इन अ टाइम स्पैन ऑफ नेक्स्ट 75 ईयर्स। तो यार मैं इस वाले डेट पे तो नहीं जा सकता हूँ क्योंकि वो 75 ईयर्स के आगे चला जाएगा। थिंक ऑफ इट, इसमें तुमने 75 ऐड करा तो ये 2079 तक जा पाएगा ना मैक्स। उसी पे पूछा, ये कंस्ट्रेन भी है। तो ऑल्दो 2088 का भी कैलेंडर सेम होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से मैं अभी इसे इग्नोर करूंगा। ऑलराइट, अब क्वेश्चन देखो क्या हो गया, हाउ मेनी मोर बर्थडेज विल ही सेलिब्रेट। तो एक तो वो 2004 में कर ही रहा है, मोर बर्थडेज 2032 और 2060, 2 मोर बर्थडेज। आई फील दिस इज क्लियर। आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हो, गूगल इट आउट, चेक फॉर 2032 29 Feb 2004 क्या था। अगर 29 Feb 2004 वॉज अ संडे तो 2032 में क्या होगा, 2060 में क्या होगा, 29 Feb। ऑलराइट, मूविंग ऑन, all of them would fall on a Sunday. Moving on, today is Saturday. What day it would be after 86 days? देखो आज जो अपने रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आज भी सैटरडे ही है। Today is 20th May 2023 which is a Saturday. Let's see. आफ्टर 86 डेज क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं कॉन्सेप्ट जाता हूँ ऑड डेज के, और इसे बेसिक तरीके से समझते हैं। यार आज सैटरडे है ना, आज के लिए गिवन है सैटरडे, कल क्या होगा, दैट इज इफ टुडे इज सैटरडे व्हाट डे इट वुड बी आफ्टर 1 डे। जल्दी बोलो, यस इट्स अ संडे। आफ्टर 2 days मंडे। आफ्टर 3 days ट्यूसडे। आफ्टर 4 days, ये करना ज़रूरी है बिकॉज प्रोसेस समझने के लिए ये बेसिक कैलकुलेशन ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करने वाले हो, बट जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। नेक्स्ट इज थर्सडे। आफ्टर 6 days it would be a Friday. After 7 days it is again a Saturday. तो यार देखो 7 days के बाद ये सेम डे वापस से आ जाता है, हाँ या ना, सैटरडे। तो मैं 7 के किसी भी मल्टीपल पे चले जाऊँ ये सैटरडे ही होने वाला है ना। लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट 14 और 21 और इवन 70 days और इवन 77 days। 77 में और 7 ऐड कर दो, कितने बन गए, 84। तो 84th डे इज अगेन सैटरडे। 7 के मल्टीपल पे अगर मैं जाऊँ 2 और डेज उससे आगे, तो क्या बन जाएगा, 2 more days, दैट इज संडे एंड मंडे। 85th would be a Sunday and 86th is naturally a Monday. अब आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज। ऑड डेज क्या होता है, ऑड डेज इज कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाई 7 एंड वी फोकस ऑन रिमाइंडर, क्या बच रहा है, रिमाइंडर। तो यार देखो 7/7 अगर मैं करूँ, 7 डिवाइडेड बाई 7 तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है आई एम रीचिंग आउट टू द सेम डे। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर 1 आएगा। 2 डिवाइडेड बाई 7 अगेन रिमाइंडर 2 आएगा।
तो 2 आ रहा है तो मैं 1 दिन आगे 2 दिन आगे जा रहा हूँ, 1 आ रहा है तो मैं 1 दिन आगे जा रहा हूँ। सिमिलरली 86 डिवाइडेड बाई 7, व्हाट इज़ द रिमाइंडर? द रिमाइंडर इज 2। तो मुझे सैटरडे से 2 डेज अहेड जाना होगा, प्लस 2 डेज विच इज़ अ मंडे। ये तरीका ऐसे करने का शॉर्टकट। अगेन फिर से बोल रहा हूँ, कैलेंडर अगर आपको कहीं पे भी डाउट लग रहा है कि हाँ, तो एक बार यार वीडियो देख लो, 2 वीडियोस पढ़े हैं जहाँ पे हमने डेज कैलकुलेट करना सीखा है विथ एनी पर्टिकुलर डेट, और दूसरा ये सारे जितने बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। ऑलराइट, चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सिलोलिज्म। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे लॉजिकल डिडक्शंस भी बोला जाता है। चलिए देखते हैं। इसमें मैं बहुत टाइप्स के वेन डायग्राम्स ड्रॉ करूंगा और उसके बेसिस पे कंक्लूजन्स को आंसर करूंगा। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर है जो यहाँ पे गिवन भी है, देख लो क्या है। यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरियंस विद द कॉमनली नोन फैक्ट्स। कॉमनली नोन फैक्ट्स से अगर ये स्टेटमेंट्स वैरी भी कर रहे हैं स्टेटमेंट्स, तो उन पे आपको ध्यान नहीं देना है। मतलब स्टेटमेंट्स हैं, ये क्वेश्चन के लिए डेटा है, इनको हमेशा ट्रू मानो और इसके बेसिस पे कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑल पेंटिंग्स आर ब्यूटिफुल, तो इसे मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ वेन डायग्राम, तो उसे देखते हैं। ऑल पेंटिंग्स, तो मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, इसे मैं पेंटिंग्स लिख रहा हूँ। The paintings in the entire universe is contained in this particular circle and all the paintings are beautiful। तो एक बड़ा सा सर्कल बना रहा हूँ, ये ब्यूटीफुल को डिनोट कर रहा हूँ। ये तरीका होता है टू डिनोट ऑल ARB। क्लियर है? इन सारी चीज़ों पे भी हमने बात करी इन आवर वीडियो सिलोलिज्म, तो एक बार यार उसे भी देख लेना अगर आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट, ये प्रैक्टिस सेशन की तरह है, तो मैं इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो कंस्ट्रेन है कि मुझे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कहीं पे भी कि हाँ यार ये कहीं पे मिस आउट हो रहा है या इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो उससे रिगार्डिंग वीडियो पे आप चले जाओ, उसे एक बार ही देख लो, आप इन चीज़ों को अच्छे से और फॉलो कर पाओगे। दीज आर फॉर पीपल हु आर trying to see as many questions, who are trying to tackle as many questions as possible, जिन्होंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं, उन्होंने मेहनत कर रखी है, अब वो क्वेश्चंस ट्राई करना चाहते हैं। ये सेशंस उनके लिए प्रोडक्टिव होने वाला है और आपको इन सेशंस के साथ हमेशा ये करना है कि आप इन्हें पॉज करके सॉल्व करो, वरना इसका कोई आउटकम नहीं है, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं है यार, वरना वीडियो मत देखो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इसे बैठ के सॉल्व नहीं कर सकते हो तो मत देखो वीडियो, ध्यान दो। नेक्स्ट, ऑल फोटोज आर पेंटिंग्स। ऑल फोटोज आर पार्ट ऑफ पेंटिंग, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा इसे कहीं पे, और ये फोटोज पेंटिंग से बाहर नहीं जाने चाहिए। हैविंग डन दैट, देखो क्या बोल रहा है, और इसके लिए मैं एक बेसिक चीज़ बस बता दे रहा हूँ। ऑल ARB, इसके 2 रिप्रेजेंटेशंस बनते हैं। पहला A लेस देन B, देखो मैं ऐसा A बना सकता हूँ, और B ऐसा बड़ा सा बना सकता हूँ। दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा? A इक्वल टू B। इसका मतलब ये है A और B दोनों ही इक्वल हैं, A इज ओवरलैपिंग विद B, सिंपल एज दैट। मतलब ऐसे समझना, A मैंने यहाँ तक बनाया ना, A को मैं और बड़ा बना सकता हूँ, और ये एक्सटेंड हो सकता है, और ये एक्सटेंड हो सकता है, और एक्सटेंड हो सकता है। इस तरीके से ये एक्सटेंड तो हो सकता है, लेकिन कभी भी ग्रीन वाले के बाहर नहीं जाएगा, ग्रीन पे ओवरलैप कर सकता है। दैट इज द मैक्सिमम दैट A कैन गो, एंड दैट इज व्हाट वी हैव फॉर ऑल ARB। बस इसी पे आपको काम करना है। देखो कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं, ऑल ब्यूटिफुल आर पेंटिंग्स। ऑल ब्यूटिफुल, पूरे के पूरे आर पेंटिंग्स। क्या आपको ऐसा दिख रहा है यहाँ पे? ऐसा नहीं दिख रहा है ना, तो ये क्रॉस हो गया। एक तो यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है क्योंकि पेंटिंग इस तरीके से एलोंगेट हो सकते हैं, है ना। तो
तो कोई भी चीज़ जो एक पॉसिबिलिटी में गलत हो रही है और दूसरे जगह पे सही हो रही है, उसके लिए सोल्यूशन बनता है कांट से और सी एस। और आई होप आपको पता है सी एस के साथ क्या होता है, अल्टीमेटली वो फॉल्स हो जाता है। अगर कोई चीज़ कांट से है तो अल्टीमेटली वो फॉल्स हो जाएगी, अनटिल एंड अनलेस आप उसमें पॉसिबिलिटी लगाते हो। इसको भी डिस्कस करेंगे क्या है इसका मतलब। नेक्स्ट, ऑल पेंटिंग्स आर फोटो, ऑल पेंटिंग्स आर फोटो। देखो रेड वाले सारे, क्या ये सारे फोटोज दिख रहे हैं? नहीं, तो क्रॉस कर दो। लेकिन हाँ, क्या ये हो नहीं सकता कि ऑल फोटोज ऐसे एक्सटेंड हो जाए, तो एक्सटेंड होने के बाद वो पेंटिंग्स के बराबर हो जाए, तो उस केस में वो ट्रू भी हो जाएगा। अ टिक एंड अ क्रॉस इज अ सिंबॉलिक टू कांट से। तो यहाँ पे मेरे दोनों कंक्लूजन्स फॉल्स हो गए। नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 सीम्स टू फॉलो। ये तो इसका तरीका हो गया। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैं अपने एंड पे एक कंक्लूजन आपको लिखवा रहा हूँ, आप बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। ऑल, दिस इज थर्ड नंबर में भी, ऑल पेंटिंग्स आर फोटोज इज अ पॉसिबिलिटी। देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये कांट से, पिछला वाला सोल्यूशन है ये कांट से बना, लेकिन कांट से के साथ अगर आप पॉसिबिलिटी लगा देते हो तो ये डेफिनेटली ट्रू बन जाता है, ये ध्यान रखना। अभी मेरे क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी वाली पार्ट आई ही नहीं है, वरना अगर इनके साथ कांट से वालों के साथ अगर आप पॉसिबिलिटी लगाते हो तो वो ट्रू हो जाएगी। मतलब इसका क्या है समझना, मैं बोलने की अब कोशिश कर रहा हूँ विद द थर्ड कंक्लूजन आई एम ट्राइंग टू से, कैन देयर बी अ पॉसिबिलिटी इन विच ऑल द पेंटिंग्स आर फोटोज। एक ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकता है ना। और यहाँ पे मैं जो भी कंक्लूजन बोल रहा हूँ, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं लिखा हुआ है, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ ये डेफिनेटली होगा या नहीं होगा। तो ये डेफिनेटली तो नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए कांट से, लेकिन ये वाला डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, ये ध्यान रखना। चलो मूविंग ऑन। नेक्स्ट, सम कैट्स आर रैट्स, सम कैट्स आर रैट्स, सम ए आर बी, इजी रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही बनेगा, ठीक है। नो रैट इज अ बैट, नो रैट इज अ बैट। अब देखो मैं रैट और बैट को कैसे कैसे बना सकता हूँ, एक तो मैं इस तरीके से बना दूँ, नो रैट इज अ बैट, एक तो ये तरीका हो गया सबसे सिंपल, इसे मैं मान लो सोल्यूशन नंबर 1 मान लेता हूँ। दूसरा ऐसे भी बन सकता है, नो रैट इज अ बैट, या तीसरा भी एक ऐसे बन सकता है जो कि इसके अंदर है बिल्कुल, तो मान लो ये 2 है, ये 3 थर्ड टाइप, इस तरीके से बन सकते हैं। आप मुझे, ये सारी पॉसिबिलिटीज है ना बनने के, मैं एक ही डायग्राम में ये सारी चीज़ों को बना ले रहा हूँ कि आपके लिए चीज़ें आसान रहे देखने को। सम बैट्स, बैट्स ब्लू वाला, आर नॉट कैट्स, ऐसा है क्या? देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे ये ट्रू हो गया अगर मैं पॉसिबिलिटी 1 की बात करूँ। लेकिन आप देखो थर्ड और फोर्थ में, थर्ड और सेकंड में ये गलत हो जा रहा है। अगर एक टिक भी है एक क्रॉस भी है तो ये कांट से बनता है। नेक्स्ट, सम रैट्स, सम ऑफ दीज रैट्स आर नॉट कैट्स, सम कैट्स आर रैट्स, सम रैट्स आर नॉट कैट्स, क्या बनेगा सोच के बताओ, क्या दिख रहा है आपको? अगर मैं सिंपल इस पे बात करूं तो आपको क्या दिख रहा है बताओ? सम रैट्स आर नॉट कैट्स, क्या ऐसा कभी होगा कि रैट्स और कैट्स बिल्कुल अलग हो जाए? हाँ यहाँ पे ये दिख रहा है, लेकिन क्या ये बिल्कुल अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्रॉस और टिक आ गया, ये भी कांट से बन गया, और कांट से बनने की वजह से मैं इसे क्या मार्क कर दूंगा? आई मार्क इट एज ऑप्शन नंबर डी, विच इज नन ऑफ देम फॉलोज। नेक्स्ट, सम वाइट्स आर ब्लैक,
सम वाइट्स आर ब्लैक। फिर क्या है? नो वाइट्स आर ग्रीन, नो वाइट्स आर ग्रीन, वाइट्स और ग्रीन का कोई कनेक्शन नहीं है ऐसा बोला जा रहा है। चलिए इसे मैं 1 बना रहा हूं। क्या ये ऐसे बन सकता है? नो वाइट्स आर ग्रीन। क्या ये ऐसे बन सकता है? नो वाइट्स आर ग्रीन, है ना? सोच के देखो। चलो ये सारे बन सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कंक्लूजन से। सम वाइट्स आर ग्रीन, सम ऑफ द वाइट्स आर ग्रीन, ये तो डेफिनेटली फॉल्स है ना। नो वाइट्स आर ग्रीन गिवन है, व्हाइट और ग्रीन के बीच में कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। और आपसे मैं पूछ रहा हूँ सम वाइट्स आर ग्रीन, क्या ये कनेक्टेड हो सकते हैं? नहीं। डी एफ का मतलब डेफिनेटली फॉल्स। सम वाइट्स आर नॉट ग्रीन, देखो कोई भी ऐसा पार्ट है क्या जहाँ पे ये लोग कनेक्टेड हो रहे हैं? वाइट और ग्रीन क्या कहीं पे भी कनेक्टेड हो पा रहे हैं? नहीं। तो ये तो डेफिनेटली ट्रू हो गया ना। तो ये वाला कंक्लूजन फॉलो कर गया। कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे? ओनली कंक्लूजन 2 सीम्स टू फॉलो। क्लियर है? चलो मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सिलॉक से ही है। देखो अपने 4 क्वेश्चन कर रहे हैं सिलॉक से, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी ट्रिकी वाले भी हैं, ध्यान देना। ये तो फिर भी लग रहा है कि ईजी है। चलो देखते हैं। ऑल फ्लावर्स आर स्टेम्स, नेक्स्ट ऑल स्टेम्स आर रूट्स, क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऑल रूट्स, कंक्लूजन, ऑल रूट्स, ये ग्रीन वाला, आर फ्लावर्स, दिख रहा है क्या? ऐसा ऐसा आपको दिख रहा है? यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो क्रॉस कर दो। लेकिन ऐसा सोचो क्या ये ऐसा हो नहीं सकता कि ये एक्सटेंड कर जाए, तो ये भी एक्सटेंड कर जाएगा, तो उस केस में वो ट्रू भी हो जाएगा, तो ये कांट से बन गया। सिंपल, जो हमने पहले केस में करा था, पहले क्वेश्चन में। ऑल स्टेम्स आर फ्लावर्स, यहाँ पे दिख रहा है ऑल स्टेम्स फ्लावर, व्हाट अबाउट दीज? दे आर नॉट। बट हाँ ये आगे बढ़ सकता है ना, और इसके बराबर होगा, उस केस में वो ट्रू भी हो जाएगा। तो अगेन अ क्रॉस एंड अ टिक, इट इज कांट से। और क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं लगी हुई है तो नीदर ऑफ देम आर ट्रू, दोनों ही ट्रू नहीं है। क्लियर? मूविंग ऑन। चलो अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं देखते हैं क्या हो रहा है। देखो इनमें आपको अल्फाबेट के कोड्स याद होने चाहिए, वरना मज़ा नहीं है। देखते हैं। ए के लिए कोड होता है 1, ई के लिए कोड होता है 5, कितने का गैप? 4 का गैप। जे के लिए कोड होता है 10, 5 और 10 का गैप, कितने का? 5 का गैप। पी के लिए कोड होता है 16, 10 और 16 का गैप 6 का। तो अब ये नेक्स्ट गैप कितने का होना चाहिए? 7 का। 16 + 7 इज 23, 23 का कोड है W, तो V वाले ऑप्शन कट गए, V वाले ऑप्शन कट गए, यहाँ पे आ गया W। नेक्स्ट D और I के बीच में कितने का गैप? D है 4 पे, I है 9 पे, तो 5 का गैप। I और O के बीच में कितने का गैप? I है 9 पे, O है 15 पे, तो 6 का गैप। और U, O और V के बीच में 15 और 22 के बीच में 7 का गैप, नेचुरली ये 8 का गैप होगा फ्रॉम 22। तो 22 + 8 इज 30, जिसे मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ कि 26 अप टू Z + 4, तो ये बन गया D। तो WC कट गया, WD इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए मूविंग ऑन। XYQ ZAR BCS DET। अच्छा पहले 2 एलिमेंट को देखो, XY ZA BC DE FG, कहीं ना कहीं तो FG कितने में? सिर्फ और सिर्फ आखिरी में, तो ये बन गया आंसर।
चलो इसे चेक कर लेते हैं। QRSTU FGU अगेन कंप्लीट मैच कर रहा है। बहुत ही सिंपल था ये, है ना? फॉलो कर पा रहे हो? देखो फिर से एक बारी पॉज करो, ध्यान दो। पहले दो एलिमेंट को अगर मैं देखूँ तो वो सीक्वेंस में चल रहा है XYZ ABC DE FG। ये तो इतने पे बना, इतने में मेरा आंसर बन चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट वाले को बस मैं क्रॉस चेक करने के लिए कर रहा हूँ, दैट्स इट, सो दैट मैं भी अपने एंड पे 100% श्योर हो जाऊँ कि हाँ यार सही मार्क कर रहा हूँ। चलो मूविंग फॉरवर्ड, इट्स अ क्वेश्चन ऑन प्रीवियसली लेटर सीरीज हो गया। अब अपने एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करते हैं। चलो देखते हैं। P प्लस क्यू मीन्स P इज द मदर ऑफ Q। देखो यहाँ पे एलिमेंट 1 है और 2 है, 1 और 2, 1 और 2, और इन सारे केसेस में 1 से 2 का रिलेशन गिवन है। जैसे अगर मैं बोलूँ P इज द मदर ऑफ Q, क्या इसका मतलब ये होता है कि Q इज द मदर ऑफ P? नहीं ना। या क्या इससे ये समझ में आता है कि Q इज द सन और डॉटर? क्लियर नहीं होता ना। P के बारे में जेंडर क्लियर है, P इज द मदर, Q कुड बी द सन और द डॉटर, ये क्लैरिटी नहीं आती है। तो 1 to 2 आ रहा है अभी कोडिंग, ये ध्यान देना। चलो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स A इज द हस्बैंड ऑफ B? A इज द हस्बैंड ऑफ B। A के लिए कोड क्या आना चाहिए? जो भी आना चाहिए, A मेल होना चाहिए, हाँ या ना? हस्बैंड होने के लिए तो मेल होना पड़ेगा, ये तो क्लियर है। अब देखो इन ऑप्शंस के थ्रू मैं ऐसे जल्दी से ऑप्शंस को एलिमिनेट करूंगा, वो तरीका होता है सॉल्व करने का। देखो यहाँ पे गिवन है A माइनस N, माइनस वाले मुझे क्या दिख रहा है? फर्स्ट पर्सन इज द सिस्टर, तो ये कट गया क्योंकि A सिस्टर है यहाँ पे। नेक्स्ट A प्लस N, A इज द मदर, ये भी कट गया, प्लस की वजह से मुझे क्या दिख रहा है? मदर के बारे में बात हो रही है, तो A बीइंग द मदर नहीं, A हैज टू बी द हस्बैंड, एंड हस्बैंड के लिए उसे मेल होना जरूरी है। ये दोनों केसेस में वो फीमेल बन रहा है। नेक्स्ट लास्ट वाले पे देखो, A डिवाइडेड बाय, तो A इज द डॉटर, डिवीजन का मतलब था डॉटर, तो ये भी गलत है ना। क्या बच गया? सिर्फ एक बच गया, इसे बाहर निकाल लो, B प्लस N डिवाइडेड बाई A। चलो इसे सॉल्व करते हैं। B प्लस A, B इज द मदर ऑफ N एंड N इज द डॉटर ऑफ A। देखो एक पेरेंट है फीमेल, तो दूसरा पेरेंट नेचुरली मेल होगा, ये रूल होते हैं ब्लड रिलेशन के। दैट इज कपल और मैरिड कपल आर ऑलवेज मेल एंड फीमेल। कपल को मैं इक्वल टू साइन से डिनोट करता हूँ, मेल्स को मैं पॉजिटिव से, फीमेल को मैं नेगेटिव साइन से डिनोट करता हूँ। आपके ऊपर है, आपको जो यूज़ करना है वो यूज़ करो। ये मैं यूज़ करता हूँ तो मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही करना है। ऑलराइट, इससे ये आंसर भी आ रहा है, लेकिन एक दो चीज़ें और सीख लो यहाँ पे। ये तो हो गया। ऑल्सो डू नॉट अज्यूम द जेंडर बेस्ड ऑन नेम्स, जेंडर कभी भी बेस्ड ऑन मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी ऑफ नेम से अज्यूम मत कर लेना, वो गलत अप्रोच है। चलो ऑल्सो जेंडर मेरे पास सिर्फ दो है यहाँ पे, कौन कौन से? एक मेल और दूसरा नेचुरली फीमेल। अगेन सिमिलर टाइप है, देखते हैं इस बार क्या बोला। बी इज द सन, सन का मतलब क्या है? मेल, और 1 to 2 कोडिंग हो रही है, 1 to 2 कोडिंग हो रही है, तो B प्लस C मीन्स B इज द मदर, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखो B डिवीजन का मतलब डॉटर, ये भी गलत हो गया। इस वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, इसे सॉल्व कर लो। F माइनस C, F इज द सिस्टर ऑफ C, C प्लस C इज द मदर ऑफ D and D is the daughter of B. So B is married to C. Is B the son of F? B कौन है F के लिए? B इस केस में, मतलब ये जो रिलेशन अभी बन रहा है इससे दिख रहा है B is the ब्रदर इन लॉ, जीजा है ब्रदर इन लॉ ऑफ F, लेकिन क्या बनाना था? B is the son of F, तो ये गलत हो गया। ये भी, अगर तीनों गलत हो गए तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ तक आप लोग फॉलो कर पा रहे हो और आप इसको प्रैक्टिस सेशन की तरह ही कंसिडर कर रहे हो। ये नहीं कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर रहे हो अपने एंड पे और सॉल्व नहीं भी कर रहे हो, आराम से बैठ के बस क्वेश्चंस को देखते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। सॉल्व करो,
एटलीस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, एक रफ शीट रख लो और खुद से ट्राई करो, रफ में ट्राई करो यार, लेकिन ट्राई करो, इनको पॉज कर करके वीडियो को, जैसे एक नया क्वेश्चन आता है पॉज करो, ट्राई करो। चलो नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड 256 मीन्स रेड कलर चॉक, 589 मीन्स ग्रीन कलर फ्लावर, 245 मीन्स वाइट कलर चॉक। ये देखो फॉरेन कोडिंग पे बेस्ड है, कैसे बनते हैं ये देखो, 3 एलिमेंट इस तरफ और यहाँ पे क्या है, रेड कलर चॉक। नेक्स्ट 589 मीन्स ग्रीन कलर फ्लावर। नेक्स्ट 245 मीन्स वाइट कलर चॉक। अब देखो इनको सॉल्व कैसे करना है। फॉर सॉल्विंग दिस आपको कोई भी 2 स्टेटमेंट को कंसिडर करना है जिसमें सिर्फ एक चीज़ कॉमन दिख रही हो। जैसे आप अगर पहले वाले को और दूसरे वाले को कंसिडर करोगे तो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, कलर। तो कलर के लिए कोड क्या बन गया 5, और देखो नीचे में भी कलर है तो इसके लिए कोड बन गया 5। तो 5 कोड है कलर का, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 5 इज इक्वल टू कलर। नेक्स्ट आपने यहाँ पे देखना है, आपको चौक दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको चौक दिख रहा है। तो पहले वाले में और आखिरी वाले में क्या कॉमन है, 2, तो 2 के लिए कोड बन गया चौक। क्या मिसिंग रह गया यहाँ पे वाइट मिसिंग रह गया और यहाँ पे 4 मिसिंग रह गया, तो 4 के लिए कोड होगा वाइट, या वाइट के लिए कोड होगा 4। ओके नेक्स्ट, और क्या है यहाँ पे गिवन डेटा, चलो जल्दी देखते हैं। यहाँ पे रेड बच गया और रेड के लिए कोड हो जाएगा 6। यहाँ पे ग्रीन और फ्लावर बच रहे हैं, ग्रीन और फ्लावर के लिए कोड होंगे 8 और 9, लेकिन रेस्पेक्टिवली नहीं होंगे। मुझे ये नहीं पता कि 8 किसके लिए कोड है और 9 किसके लिए कोड है, लेकिन हाँ इतना पता है ये ग्रीन और फ्लावर में से होंगे। नॉट श्योर, मतलब एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली पता है। एक और 6 इज इक्वल टू रेड, ये चीज़ें मुझे एग्जैक्टली पता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट डिजिट इन दैट कोड डज मीन वाइट, डज मीन वाइट मतलब वाइट की मीनिंग कौन बता रहा है, 4 बता रहा है, ऑप्शन बी। यही तरीका इसको देखने का, हमेशा 2 स्टेटमेंट्स को ऐसे कंपेयर करो जहाँ पे सिर्फ एक चीज़ कुछ कॉमन दिख रही है और उसे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से उस कॉमन चीज़ को एक साथ लिख लो, वही आपके लिए सोल्यूशन का काम करेगा। मूविंग ऑन, ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था। अगेन एक कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहा है, और इससे पहले भी हमने जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन करे थे वो कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो देखते हैं ट्रैक्टर क्या बोल रहे हैं, TRACTOR, इसे कोड करा गया है VTCEVQT। मुझे बताना है जेन्युइन के लिए कोड क्या बनेगा। ओके, T से तुम्हें V पे जाना है, T is at 20, V is at 22 plus 2, R से T, R18, T 20 plus 2, A से C plus 2, C से E plus 2, T to V plus 2, O to Q plus 2, R to T plus 2। तो यार प्लस 2 करो, इनमें प्लस 2 करोगे I आएगा, E प्लस 2 करोगे G आएगा। IG देखो कहाँ पे, हर जगह यार IG। N पे 2 पुट करोगे P, U पे 2 पुट करोगे W, तो देखो W जहाँ पे नहीं है उसे काट कर दो। नेक्स्ट I पे प्लस 2 करोगे JK, K जिसमें नहीं है उसे हटा दो। नेक्स्ट देखो सेम आ रहा है PP, तो लास्ट वाले को चेक कर लो, E प्लस 2 इज G अगेन, तो H हट गया, ये आपके लिए आंसर बन गया। इनको ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट करता है वंस यू हैव द कोड। कोड आपको दिख गया है, अब आप इसे बस सॉल्व कर लो, दैट्स इट। नेक्स्ट, ये लॉजिकल डायग्राम से क्वेश्चन है, इसकी भी वीडियो चैनल पे पड़ी है, आप एक बारी देख लेना। यहाँ पे मैं एक चीज़ बेसिक बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज यूज़ करना होता है और इनके एग्जैक्ट मीनिंग पे बात करनी होती है जो रियलिटी में भी ट्रू है, इन रियलिटी। ठीक है, चलो देखो ये 4 डायग्राम्स है, लेकिन एलिमेंट 3 है, बनाना, मैंगो एंड फ्रूट्स। ये कैसे रिलेट हो सकते हैं रियलिटी में? तो यार देखो, अगर मैं यहाँ पे रख दूँ बनाना, मैंगो और फ्रूट, तो ये बन के आ रहा है
ऑल बनानाज आर मैंगोज, ये गलत रेफरेंस है, हाँ या ना, तो ये नहीं बना। नेक्स्ट, अगर मैं मान लो यहाँ पे बनाना रखता हूँ, यहाँ पे फ्रूट्स रखता हूँ, यहाँ पे मैंगो रखता हूँ, तो ये बन रहा है नो मैंगो इज़ अ फ्रूट। क्या ये रियलिटी में ट्रू है? नहीं, तो ये भी कट हो गया। ऑप्शन डी पे आ जाओ, यहाँ पे मैं फ्रूट मैंगो बनाना, तो ऐसा आ रहा है सम मैंगोज आर फ्रूट्स, सम मैंगोज आर नॉट फ्रूट्स, सम मैंगोज आर फ्रूट्स, गलत स्टेटमेंट है ना यार। सम ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स होने चाहिए, सारे के सारे। तो देखो ये वाले में अगर मैं बनाना और मैंगो रखूँ और आउटर सेयर को फ्रूट्स रख दूँ, तो देखो सारे इससे जो बन रहे हैं सारे सही के सही बन रहे हैं। देख लो, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स सही बन रहा है, ऑल बनानाज आर फ्रूट्स ये भी सही दिख रहा है, नो मैंगो इज़ अ बनाना ये भी सही है। ऑल्सो इस वाले में ये भी बन रहा था सम मैंगो आर बनाना, ये भी गलत है ना यार। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। क्लियर? ओके, मूविंग फॉरवर्ड। व्हेन इज अभिषेक्स बर्थडे, और आपके पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन है। ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डेटा सफिशिएंसी से बेस्ड क्वेश्चन। डेटा सफिशिएंसी में आपसे एक एलआर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर एक क्यूए का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक फॉर्मेट है ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, दैट्स इट, जहाँ पे ये काम करता है विथ अ क्वेश्चन, जनरली 2 स्टेटमेंट्स और उसके बाद ऑप्शन सेट। ये तरीका, ये पैटर्न है किसका? डेटा सफिशिएंसी का। चलिए देखते हैं। व्हेन इज अभिषेक्स बर्थडे, तो क्वेश्चन को पढ़ना और पहले वाले स्टेटमेंट से आंसर करने की कोशिश करनी है। देखो, अभिषेक का बर्थडे किसी भी एक पर्टिकुलर दिन पे होगा ना, इट हैज टू बी वन डेफिनेट डे। तो ऐसे 2 दिन अगर आंसर्स में आ रहे हैं तो वो गलत हो रहा है। हिज बर्थडे इज बिफोर 25th एंड आफ्टर 22nd नवंबर, तो 23rd नवंबर 24th नवंबर 2 डेट्स आ रहे हैं। बिफोर 25th बोला तो 25th नहीं कंसिडर करोगे। 2 डेट्स आने का मतलब है कि तुम डेफिनेटली नहीं बोल सकते हो, तो क्रॉस कर देना। अच्छा, अब तुमने क्रॉस करा या टिक करा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपके लिए स्टेटमेंट्स का सोल्यूशन हो चुका है। अब आप वापस से क्वेश्चन पढ़ो और इस डेटा को भूल जाओ और 2 से इसे आंसर करने की कोशिश करो। जैसे आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ते हो और इससे आंसर करो तो आपने 2 को नहीं देखा था, उसी तरीके से अब आप क्वेश्चन को देखोगे और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 को देखोगे, 1 को देखोगे भी नहीं, मतलब उसके डेटा को यूज भी नहीं करोगे। चलो, हिज बर्थडे इज आफ्टर 23rd विच इज 24th एंड बिफोर 26th विच इज 25th। अगेन 2 डेटा है, इंडिविजुअली सफिशिएंट है क्या? मतलब ये वाला पार्ट, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय अदर स्टेटमेंट अलोन, मतलब अलोन किसी से भी पॉसिबल नहीं है ना, तो कट कर दो। अब एक चीज और ध्यान देना, ये तभी आप कंबाइन कर सकते हो जब आपने डबल क्रॉस करा है। अगर एक टिक एक क्रॉस आता है तो आंसर मेरा 1 या 2 में से कुछ बन जाएगा। अब आप डेटा को कंबाइन करोगे तो आपके पास आ जाएगा 24, एक कॉमन नंबर आ रहा है दोनों केस में, तो 24th नवंबर इज द बर्थडे। ये आंसर बन गया व्हेन वी हैव कंबाइंड। तो क्या बनना चाहिए आंसर? इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। ठीक है, फॉलो भी कर पा रहे हो, कोई दिक्कत? ऑप्शन सी इज द करेक्ट फिट हियर। मूविंग फॉरवर्ड, अ प्लेन, देखो वही डेटा सफिशिएंसी का ही क्वेश्चन है, तुम्हें पता है क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, ये स्टेटमेंट्स है उसके नीचे। चलो, प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम लंदन एट 9 AM लोकल टाइम रीच्ड न्यूयॉर्क एट 9 AM लोकल टाइम। 9 AM लंदन, 9 AM न्यूयॉर्क लोकल टाइम, अपने अपने रेस्पेक्टिव में। हाउ लॉन्ग डिड द फ्लाइट लास्ट, कितना टाइम लगा फ्लाइट को, उस ड्यूरेशन को कितना टाइम लगा। हाउ लॉन्ग डिड द फ्लाइट लास्ट, ये आपको बताना है। ठीक है, द प्लेन स्पेंट हाफ एन आवर इन मिड एयर रिफ्यूलिंग, इससे आंसर हो रहा है कि टोटल फ्लाइट टाइम क्या है,
नहीं हो रहा है, काट दो। नेक्स्ट, व्हेन द प्लेन लैंडेड एट न्यूयॉर्क इट वॉज 3 PM। स्टार्ट कब हो रहा था? एट लंडन टाइम 9 AM। पहुंच कितने पे रहा है? 3 PM पे, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा कि हाउ लॉन्ग डिड द फ्लाइट लास्ट। फ्लाइट लास्ट का मतलब ये होता है जो ये मिड एयर रिफ्यूलिंग है ना, ये माइनस होनी चाहिए। तो अभी उस डेटा पे कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है मेरे पास, तो ये कैंसिल होगा। अब मैं इसे कंबाइन करूंगा और मुझे दिखेगा कि हाँ, इससे लंदन 9 AM से न्यूयॉर्क 3 PM का टाइम लगा, विच इज़ अ गैप ऑफ 6 आवर्स, जिसमें से मिड एयर रिफ्यूलिंग हुई हाफ एन आवर, तो -0.5 आवर्स, इट इज़ 5.5 आवर्स। ये पॉसिबल हो पा रहा है जब मैंने इन दोनों को कंबाइन करा है। तो यहाँ पे टिक मारो और ऑप्शन सी को टिक मारो और तुम मुझे बताओ कितने तुम्हारे सही हुए, कितने तुम्हारे गलत हुए कमेंट बॉक्स पे। दूसरी चीज़, तुम्हारे मान लो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अब ये करना है कि अब आपसे ये क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि ये तुम्हारा एग्जाम नहीं था, तुम्हारा एग्जाम कुछ और होने वाला है। तुम्हें यहाँ पे सीखना है, दीज आर प्रैक्टिस सेशंस। यहाँ पे गलती कर लो, एग्जाम्स में कोशिश करना कि गलती ना हो। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ द एस्पिरेंट्स।